पहले तो चारा घोटाला में ही होता था, आज तो पूरा परिवार आईआरसीटीसी केस में भी चार्जशीटेड हो गया है। जातीय समीकरण कैसे साधेंगे? आप भूमिहार है, वो यादव है। जातीय समीकरण का वो दौर गया। अब लोग यहाँ विकास का समीकरण देख रहा है। जहानाबाद पहले जाने में पटना से 3 घंटा 4 घंटा लगता था, वो भी रास्ता बदल बदल के लोगों को जाना पड़ता था। अब 40 मिनट में आप जहानाबाद रहते हैं। और खास करके हमारे समाज ने तो बहुत झेला है। हमारा समाज हमेशा से एनडीए के साथ रहा है और आगे भी रहेगा और एनडीए को ही सशक्त करता रहेगा। हाँ, रामबली यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो उनसे कैसे भिड़ेंगे? कैसे भिड़ेंगे? क्या माले को सब कोई जानता है। माले का वो दौर देख चुका है लोग। माले के राज में वहाँ क्या क्या हुआ है। तो माले से तो और पुरानी अदावत चली आ रही है हमारी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम सरकार में आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एक सरकारी नौकरी नहीं होगा। हर घर में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे। समझदार और पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, तो कोई भी लॉजिकल लोग है वो समझ जाएगा। जो आंकड़ा है बिहार में, पॉपुलेशन है बिहार में, अगर उस तरह से जोड़ेंगे तो 2 करोड़ नौकरियां उनको मिनिमम देनी पड़ेगी। और अब पूरे इंडिया का डेटा उठा लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ सोम कृष्णा। देखिए, बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान में कूद चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी टिकट के इंतजार में हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार। बहुत स्वागत है ऋतुराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 दिन पहले आप अपने पिताजी के साथ जनता दल यूथ ज्वाइन करते हैं और तमाम लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कि जहां एक और पहले विरोध करते थे नीतीश कुमार के, आज उसी के दल में चले गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मेरे पिताजी जदयू नहीं, जब समता पार्टी था तब से संस्थापना काल से जुड़े हुए थे और लंबे समय तक फिर जदयू बना, उसमें गए। और मेरे पिताजी के पॉलिटिकल मेंटर थे जॉर्ज साहब। तो एक लगाव रहा है, वो घर हमारा बनाया हुआ है। बीच में कुछ घर में मनमुटाव तो होते रहता है, सबके घर में कुछ मनमुटाव था, बातचीत हुई, दूरियां कम हुई, तो वापस अपने घर में जाके बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है हम लोग को। और दूसरी बात है, जहाँ तक बात है विरोध का, तो किसी मुद्दों पे विरोध था। और आज जो समय है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी कदम से या हमारी कोई छोटी सी भूल से भी बिहार में वापस वो आतंक का दौर वापस आए। इसलिए हम चाहते हैं कि एनडीए सशक्त रहे, एनडीए मजबूत रहे। हम जब विरोध में भी थे तब भी हमने एनडीए के कभी खिलाफत नहीं की थी। हमने एनडीए का हमेशा अच्छा ही चाहा था, क्योंकि मेरे पिताजी का नीतीश जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक पुराना संबंध है। तो उन संबंधों के आप देखेंगे, उन संबंधों का बीच हमारा जो है एक बहुत अपनापन है। इसलिए उनके साथ जाने से एक हमें अच्छा ही महसूस हो रहा है। और हम चाहते हैं कि बिहार में वो वापस जो भय वाला काल था, जंगल राज था, उस काल में बिहार वापस न जाए। बिहार जिस प्रगति में, जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, हम उसमें उसके साथ ही बने। आप जंगल राज कह रहे हैं और तेजस्वी यादव कहते हैं कि गरीब गुरबों की आवाज थे लालू प्रसाद यादव। जब वो सरकार में थे तो सभी गरीब गुरबे की आवाज बने और शोषित वंचितों को उनका हक दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से हक दिलवाया कि उनकी जमीन भी लिखवा ली। आज पहले तो चारा घोटाला में ही होता था, आज तो पूरा परिवार आईआरसीटीसी केस में भी चार्जशीटेड हो गया है। तो किस प्रकार से हक दिलवा रहे थे, कि उनका हक ले रहे थे, ये तो जनता के सामने है, कुछ छुपा हुआ मामला है नहीं। किस तरह से उन्होंने बिहार में जातिगत नरसंहार का दौर होने दिया, किस तरह उन्होंने बिहार में रक्तपात होने दिया, किस तरह बिहार में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, किस प्रकार से बिहार में उन्होंने पलायन को लगातार जारी करवाया। तो ये तो सबको पता है कि उन्होंने किसको आवाज दी और किसको दबाया। चुनाव लड़ना है इस बार आपको? ये तो पार्टी तय करेगी। अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिनको लड़ना है वो लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। वो पार्टी तय करेगी। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि आपको पार्टी के लिए काम करना है तो करेंगे। आपका क्या मन है? मन, देखिए, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को मन होता है ये चुनाव लड़ना, मगर चुनाव अल्टीमेट चीज नहीं है। अल्टीमेट चीज है बिहार में किस तरीके से वो समृद्धि का दौर वापस रहे, वो जंगल राज, जो भय मुक्त राज है, वो यहाँ रहे, जंगल मुक्त राज रहे। हम वापस उस दौर में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आज खुशहाली का दौर है, जो आज हम आराम से रात में पटना में 12 बजे 1 बजे भी रोड पे घूम रहे हैं, ये जो बचपन में, क्योंकि हम लोगों ने इन चीजों को देखा है। मैं जब छोटा था, मेरे पिता विधायक थे, आर ब्लॉक में रहता था। अब तो नया वो पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, पहले कॉम्प्लेक्स नहीं था, अलग अलग रोड्स थे, उसमें क्वार्टर्स थे, चारों तरफ विधायक ही रहते थे। फिर भी मेरी माँ, कोई ऐसा रात नहीं था कि मुझे खिड़की के किनारे सोने देती थी। इस प्रकार का भय था। मैं स्कूल से अगर कभी अकेले आ जाता था, मुझे इतनी डांट पड़ती थी। तो सोचिए, जब
मेरे पिता विधायक थे और उसके बाद लालू राज में विधायक के बेटे भी उस स्कूल से अकेले नहीं आ सकते थे? स्कूल से अकेले आप कह रहे हैं, हम लोग को थोड़ा बड़ा हुए बिहार से बाहर भेज दिया गया, 8-9 साल तक हम लोग को बिहार वापस नहीं आने दिया गया। गांव में होली में जाने में, एक बार पिताजी उस समय एमपी हो गए थे और हम लोग गांव गए थे होली में। होली से पहले पूजा होता है हमारे यहाँ मठ में, हम लोग वहां गए थे। रात हो गया था लौटने में, पुनपुन के पास पूरा गाड़ी का शीशा वगैरह तोड़ दिया था। वो तो साथ में पुलिस के लोग थे, सुरक्षा कर्मी थे, नहीं तो अगर कोई आम इंसान होता तो जिस प्रकार वो लूटने के लिए था। जब होली दशहरा में लोग अपने घर गांव आराम से नहीं जा सकते थे। शाम 5 बज जाता था तो जहानाबाद से लोग गांव जाने से डरता था। 5 क्या, कई जगह जहानाबाद में ऐसे थे, दिन में भी लोग निकलने क्यों डरते थे? क्या होता था लालू राज? आतंक था, चारों तरफ अपराधियों का राज था और अपराधियों को संरक्षण मिलता था सत्ता से। तो उस दौर से जो हम लोग गुजरे हैं, हमने देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो दौर वापस ना आए। आज जिस तरह से बिहार में ग्रोथ हो रहा है, आज मेट्रो हो गया, आप रात में 12-1 बजे 2 बजे मरीन ड्राइव पे जाइए, आप रात भर लगता है कि वहाँ मजमा लगा रहता है। बिहार में मतलब हम लोग बच्चे थे तो संभव था, मौर्या लोग सुनसान हो जाता था शाम में। सिनेमा आज देखिए 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक लोग मॉल से देख के निकलते हैं। उस समय रात का नाइट शो कोई जाता था क्या? आज सीधा कहा जाता था कि अच्छे घर के लोग नाइट शो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते थे? इसी वजह से। लोग कह रहे हैं कि मगध सम्राट जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं तो भूमिहारों का वोट अब आरजेडी में जाएगा। देखिए, भूमिहार का वोट या किसी भी जात का वोट आरजेडी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि आरजेडी का दंश सब लोगों ने झेला है और खास करके हमारे समाज ने तो बहुत झेला है। हमारा समाज हमेशा से एनडीए के साथ रहा है और आगे भी रहेगा और एनडीए को ही सशक्त करता रहेगा। आपके नाम की चर्चा घोसी विधानसभा से हो रही है। अगर घोसी विधानसभा से पार्टी टिकट देती है तो फिर कैसा माहौल रहेगा? बिल्कुल बढ़िया माहौल रहेगा, एनडीए की जीत होगी। हमारा घर है जहानाबाद, तो जहानाबाद में कहीं भी हमें पार्टी भेजेगी तो हमारे लिए अच्छा ही महसूस होगा और लोगों का एक प्यार है, हमेशा से मिलता आया है। हमारे बुरे वक्त में भी वहाँ प्यार मिलता आया है, इस बार भी प्यार मिलेगा। वहाँ रामबली यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो उनसे कैसे भिड़ेंगे? कैसे भिड़ेंगे क्या? माले को सबको ही जानता है, माले का वो दौर देख चुका है लोग, माले के राज में वहाँ क्या क्या हुआ है। तो माले से तो और पुरानी अदावत चली आ रही है हमारी। माले को कोई नहीं चाहता है कि लेफ्ट के वो एक्सट्रीम हैं, लेफ्ट में भी वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो बिल्कुल लेफ्ट, फार ऑफ द लेफ्ट हैं वो। तो ऐसे एक्सट्रीम लोगों से लड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जनता ने उस दौर को देखा हुआ है कि उनके, फिर भी तो जनता ने जिताया उन्हें। जनता ने जिताया, कभी कभी होता है, कुछ गुस्सा होता है, ऊंच नीच होती है, मगर इस बार लोगों का मूड स्पष्ट है, एनडीए को फिर से लेके आना है। जातीय समीकरण कैसे साधेंगे? आप भूमिहार है, वो यादव है। जातीय समीकरण का वो दौर गया, अब लोग यहाँ विकास का समीकरण देख रहा है। जहानाबाद पहले जाने में पटना से 3 घंटा 4 घंटा लगता था, वो भी रास्ता बदल बदल के लोगों को जाना पड़ता था। अब 40 मिनट में आप जहानाबाद रहते हैं। अब जहानाबाद में अब कितना रोड का सिस्टम हो गया है, वहाँ पे कितने, अब आप देखिए हॉस्पिटल्स बनने के लिए भी कहा नीतीश जी ने, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेंगे। वहाँ पे एक विकास का जो राह पकड़ा है पिछले कुछ सालों में, तो लोग उसके ऊपर वोट करेंगे। गया जाने में लगता था, आप सोचिए कि सुबह से लोग निकलता था, गया शाम में पहुंचता था, और इतना इम्पोर्टेंट सर्किट है पटना और गया के बीच में, इतना इम्पोर्टेंट सर्किट है। आपका पूरा यूपी से कनेक्टिविटी, आपका झारखंड से कनेक्टिविटी, और आप पटना और गया एक बहुत इम्पोर्टेंट दो अपने आप में सेंटर्स है। तो इन सब के बीच में आज जो कनेक्टिविटी और ये सब अच्छा हुआ है, रोड पे भय मुक्त हुआ है लोग। रोड ऐसा नहीं कि हाईवेज थे तो बुरे हाल में थे, तो यही नहीं था सिर्फ कि आने जाने में समय लगता था, अपराधियों का भी इतना मनोबल बढ़ा हुआ होता था कि लोग वहाँ पे दिन में भी इस रास्ते पे चलने पे घबराते। मैं कह रहा हूँ ना, रास्ता बदल बदल के लोगों को जाना पड़ता था। मुझे याद है जहानाबाद से अपना मेरा गांव बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट, आज 10 मिनट लगता है, और एक दौर बचपन में मुझे याद है कि जाने में 2 घंटा लग जाता था। अच्छा। सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे, सड़क थी ही नहीं। तो आज जो बदलाव, आज मैं जहानाबाद से मुझे अपने गांव जाने में 10 मिनट लगता है, गांव से जो उधर से लोग भी जहानाबाद की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पटना कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो लोगों का आवागमन, रोजगार, इसके वजह से लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं दिन भर, अपना कभी यहाँ दिन में जॉब की, रात में अपना घर चले गए। ये सब पहले संभव नहीं था। आपका गुड्स का मूवमेंट, ये बहुत कारण है। तो विकास का एक रफ्तार जो पकड़ा है लोगों को, इसलिए कोई जातीय समीकरण समझाने की जरूरत नहीं है, लोग विकास के ऊपर वोट करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम सरकार में आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पे एक सरकारी नौकरी नहीं होगा, हर घर में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे। देखिए, ये तो
जितने भी लोग हैं बिहार में आज समझदार और पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, तो कोई भी लॉजिकल लोग है वो समझ जाएगा जो आंकड़ा है बिहार में, पॉपुलेशन है बिहार में, अगर उस तरह से जोड़ेंगे तो 2 करोड़ नौकरियां उनको मिनिमम देनी पड़ेगी। और अब पूरे इंडिया का डेटा उठा लीजिएगा जिसमें सेंटर और स्टेट, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल जॉब्स जोड़ के भी 1 करोड़ जॉब नहीं होगा सरकारी। और यहाँ से ये 2 करोड़ जॉब कहाँ से क्रिएट करेंगे? नेता विपक्ष है, किस क्वालिफिकेशन पे आप देंगे? हर घर में सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन होगा, जरूरी नहीं है कि हर घर में लोग शिक्षित होंगे, हर घर में, तो आप किस पैरामीटर्स पे नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी देंगे? उसके बाद दूसरी चीज कि आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे सैलरी देने के लिए? मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था तो लालू जी के राज का ग्रुप बी और ग्रुप सी के एम्प्लॉइज का अक्सर केस आता था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में वो केसेस आते थे क्योंकि कई सालों से उनकी सैलरियां रुकी हुई थी लालू जी के टाइम के, कई सालों का, 12 साल 13 साल का, और कंटेम्प्ट में आता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का था कि आप पेमेंट कीजिए, मगर बिहार सरकार के पास पैसे नहीं होते थे, रेवेन्यू नहीं होता था। तो जो आज आपके पास 20 लाख नौकरियां, अब जाके मुझे लगता है अभी 24 या 26 या 28 लाख अभी जो आंकड़ा है करंट में बिहार में 28 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां हैं, और उस समय और कम होंगी। तो जब 10 लाख आपके पास 12 लाख सरकारी नौकरियां थी और आप कई वर्षों तक उनको सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो 2 करोड़ के आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? आपने उस तरह का कोई हिसाब, किस हिसाब से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे? आप 1-2 दिन में आप क्या मतलब यहाँ पे इतना इंटरनेशनल सर्किट बना देंगे टूरिज्म का, या कहां से इन्वेस्टमेंट? आपका भी टाइम था ना, आप इन्वेस्टमेंट तो लेके आए नहीं, आपने कनेक्टिविटी तो ठीक की नहीं, आपने टूरिज्म के ऊपर तो कोई काम किया नहीं। टूरिज्म भी स्कोप, देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में स्कोप नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने का गवर्नमेंट के पास, मगर उसके लिए एक सोच के साथ धीरे धीरे आप जैसे देखिए अब रामायण सर्किट बन रहा है सीतामढ़ी में, बोधगया में इतना सेंटर ने फंड दिया है टूरिज्म, क्योंकि उससे टूरिज्म ही डेवलप होगा। एयरपोर्ट्स का जाल बन रहा है बिहार में, तो कनेक्टिविटी बेटर हो रही है। यूपी से लोग जो आते हैं बुद्धिस्ट, आपका ये जो सर्किट है पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है, उसी तरह रामायण सर्किट है, तो डेवलपमेंट का काम हो रहा है ना, लोग उसके ऊपर भी देख रहे हैं ना कि कौन डेवलपमेंट कर रहा है। कह देने से सिर्फ नहीं होता है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिना नापे तोले बोल रहे होंगे, बिना नापे तोले बोल ही रहे हैं। लॉजिकल इसमें कोई रीजनिंग बताएंगे ना, अपना कोई अपना उसमें विजन बताएंगे ना कि कैसे कर देंगे। हम सुबह उठेंगे, हम आज मान लीजिए हम आज बन जाते हैं सीएम, अगले दिन सुबह उठे हम 10 करोड़ नौकरी दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसको प्लानिंग करना होता है, उसको आपको बताना पड़ेगा कहां से, कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा ना आप। हर घर में किस हिसाब से, पैरामीटर्स क्या होंगे, रेवेन्यू कहां से आएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। और पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ नौकरी नहीं है सरकारी, और सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव? बिहार में बाकी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? खुद बाहर रह के पढ़े हैं, पलायन तो उन्होंने भी झेला है, क्यों गए थे बाहर पढ़ने के लिए? मैं जैसे बाहर पढ़ने गया हूं, वो भी बाहर पढ़ने गए हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, पढ़ाई भी नहीं की है। अभी तो वही बताएंगे ना कि 9वीं फेल है कि 10वीं आप पास कह रहे हैं। पढ़ने गए, पढ़ने तो गए थे ना, बाहर तो पढ़ने गए थे, अब डिग्री ली है कि नहीं ली तो वही बताएंगे। अब डिग्री उनके पास है कि नहीं? मैं तो डिग्री लगा के रखता हूँ ना, मैं तो दिखा सकता हूँ कि मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ने गया था। तो अब उनके पास है कि नहीं, तो डिग्री वो दिखाएं। तेजस्वी यादव कई एक भूमिहारों को बुला बुला कर टिकट दे रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि भूमिहारों का वोट इस बार तेजस्वी यादव को चला जाएगा। भूरा बाल साफ करो भी उन्हीं लोगों ने नारा दिया था। बुला के टिकट दे देने से सिर्फ नहीं होता है। जिन्होंने इतने साल हमें प्रताड़ित किया था लोगों को, वो भी याद है। पहले तो सिर्फ चारा चोर थे, आज से तो जमीन चोर भी हो गए। तो आप लोग चुनाव के वक्त क्यों टॉर्चर करते हैं उनको? हम कहाँ चुनाव के वक्त टॉर्चर करते हैं? आप ही की सरकार है, हम काहे को टॉर्चर करेंगे? ये कोर्ट कोई सरकार की होती है? तो चुनाव के वक्त ही कोर्ट की नींद खुलेगी। कोर्ट सरकार की होती है। मेरे ऊपर भी आचार संहिता का केस है, मेरे पिताजी के ऊपर भी केस हुआ, फिर कोर्ट ने ही बरी किया। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आज तक माननीय नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं एक भी केस हुआ? इन्हीं के परिवार के ऊपर केस क्यों हुआ? नीतीश कुमार जी भी जब इनका सरकार था, विपक्ष में थे ना, नीतीश कुमार जी के ऊपर भी करवाते, केस करवाया भी था इन लोगों ने, बाइज्जत बरी हो गए। तो नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री बने हैं ना, अभी तो लगातार सत्ता में ही है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब मुख्यमंत्री, जब विपक्ष में थे, जब विपक्ष के नेता थे, समता पार्टी काल का दौर था, तो उस समय इनके ऊपर क्यों नहीं केस करवाया गया? अगर ये कह रहे हैं कि हमने केस थोप दिया, सरकार से ही कोर्ट न्याय प्रक्रिया चलती है। कोर्ट देखिए, जुडिशियरी जो है इंडिया में सबसे इंडिपेंडेंट है। आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर कर लीजिए, इतनी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहीं नहीं है। कोर्ट आपको बरी कर दे तो कोर्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया, न्याय हो गया। कोर्ट से आप चले चार्जशीटेड हो जाए तो कोर्ट मतलब सरकार की है। ये तो दो रंग की बात हो गई। वोट चोरी कर रहे हैं आप लोग, वोट चोर गद्दी छोड़ना लगा। वोट चोर अगर हम लोग कर रहे हैं तो पूरे 2500 जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य में हमारी सरकार होनी चाहिए थी। कर्नाटक में क्यों नहीं हो गई वोट चोरी?
हैदराबाद में क्यों नहीं हुई वोट चोरी? जहां जीत जा रहे हैं आप वहां ठीक है, और जहां आप हार जा रहे हैं वहां वोट चोरी हो जा रहा है, ईवीएम हैक हो जा रहा है। ठीक। तो आपने सुना कि ऋतुराज कुमार ने क्या कुछ कहा, और इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोच रहे हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।